प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं राजेंद्र गुर्जर, प्रिंस जनरल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोखावास ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। लेकिन पिछले अध्याय में हमने बात की थी विश्व की दो महत्वपूर्ण जनजातियां, जिसमें एस्किमो और बुशमैन की। एक शीत प्रदेश की जनजाति थी और दूसरी गर्म प्रदेश की। आज उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जनजाति और भारत के साथ साथ राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति, अगर इस जनजाति की जनसंख्या की हम बात करें तो मीना जनजाति के बाद संख्या में दूसरी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन इसके इतिहास को जाने तो इतिहास के हिसाब से ये भारत की प्राचीन और राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। देखिए, भीलों का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और प्राचीनता की बात करें तो महाभारत काल में भी, रामायण में भी भीलों का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ के इतिहास में चाहे वो पुंजा भील हो और चाहे अन्य कोई भील, उन सब का गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आज हम भील जनजाति के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। विगत परीक्षाओं में प्रश्न कैसा पूछा गया इस जनजाति के संदर्भ में, कई बार पूछा गया भील जनजाति के निवास क्षेत्र को बताइए। यह प्रश्न पूछा गया भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था को समझाइए। बड़ा प्रश्न पूछे तो इस रूप में पूछ सकता है भील जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्वरूप पर निबंध लिखिए। देखिए, प्रश्न चाहे किसी रूप में आए, लेकिन अपने को इस जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को हमें जानना है ताकि परीक्षा में किसी रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए और उस प्रश्न का जवाब हम सही तरीके से दे पाए। अगर भील जनजाति कि मैं निवास क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले निवास क्षेत्र, देखिए, जनजाति चाहे वो भील हो और चाहे एस्किमो हो, चाहे बुशमैन हो, चाहे गोंड हो और चाहे अन्य कोई जनजाति, जनजातियां प्राय दुर्गम क्षेत्रों में रहती हैं और प्राकृतिक वातावरण के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करती हैं। जनजातियों को आधुनिक सुविधाओं से परहेज होता है, लेकिन प्रकृति की सानिध्य में रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। इसी क्रम में भील भी दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग विशेष तौर से अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, ये भारत के तीन महत्वपूर्ण और प्राचीन पर्वत हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है
और भारत के 4 राज्य हैं, भारत के 4 राज्य हैं जहां इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है। जिसमें बात करूं तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भारत के 4 वो राज्य हैं जहां भील जनजाति की संख्या अधिक है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो देखिए, राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग और दक्षिणी हिस्सा, यानी ये क्षेत्र भील जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अगर राजस्थान के मैं जिलों की बात करूं तो उसमें जो राजस्थान के जिले हैं, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के 4 वो जिले हैं जहां भील जनजाति ज्यादा देखने को मिलती है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पंचमहल जिला अग्रणी जिला है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बस्तर, झाबुआ अग्रणी जिले हैं। और महाराष्ट्र में बात करें तो नासिक, औरंगाबाद, इन जिलों में ये जनजाति प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। तो ये तो था भीलों का निवास क्षेत्र, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ये जनजाति देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था यानी भीलों की अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां। देखिए, भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है और वनों में यानी जंगलों में और दुर्गम क्षेत्रों में रहना। अब अर्थव्यवस्था की बात करें तो वन और पहाड़ी एकांत क्षेत्रों में ये रहते हैं और जीविकापार्जन का जो मुख्य साधन होता है, इनका आधार होता है, वो आखेट होता है, इन शिकार। जैसा कि भील जो शब्द है, इसके अर्थ की बात करें तो भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। तो ये तीर चलाने में बड़े दक्ष होते हैं, आखेट करने में। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो खाद्य संग्रहण होता है, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना, और कृषि, और कृषि में भी आदिम प्रकार की कृषि ये करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में बात करें तो आखेट संग्रहण, आदिम कृषि और पशुपालन, ये आधार होते हैं इन अर्थव्यवस्था के।
अगर आखेट की बात करें, आखेट जंगलों में तीर कमान से ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक ये शिकार करते आए हैं, लेकिन कृषि भी इनकी अर्थव्यवस्था का आधार होता है और 80% तक भील जनजाति के लोग खेती भी करते हैं। खेती करने का तरीका जरूर प्राचीन हो सकता है, लेकिन खेती करने में बड़ी माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। खेती पर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, विशेष तौर से चिमाता और दजिया। चिमाता और दजिया दो प्रकार की स्थानांतरित कृषि प्राय भीलों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब इस बात को समझते हैं कि चिमाता क्या है और दजिया क्या है। जैसा कि अभी हमने बात की कि ये जनजाति पहाड़ी जंगलों में, वन क्षेत्रों में रहती है, तो जंगलों को काट करके और वहां घास फूस को जलाकर ये खेती करते हैं। लेकिन चिमाता क्या और दजिया क्या है, इस बात को समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो देखते हैं कि चिमाता क्या है। देखिए, ये मान लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों में जो भीलों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, ऊपरी भागों में ये कृषि कहलाती है चिमाता। और मैदानी क्षेत्रों में भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है वो कहलाती है दजिया। यानी चिमाता ऊपरी भागों में और दजिया निचले मैदानी भागों में। इस बात को इस रूप में हम समझ लें कि जैसे ईंट भट्टे की जो चिमनी होती है ऊपर होती है और दरी नीचे बिछाई जाती है, इस रूप में अपने याद रखते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, हमने ये पढ़ रखा है कि दोनों स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि है, लेकिन चिमाता कौन सी है और दजिया कौन सी है, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो दजिया इसका मतलब दरी, और दरी का मतलब समतल नीचे, और चिमाता मतलब ऊंची और पहाड़ी भागों के ऊपरी भागों में। दोनों स्थानांतरित कृषि है और दोनों भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि है। इसके बाद में बात करें भोजन की। देखिए, जनजातियां प्राय मांसाहारी होती हैं, लेकिन यह जनजाति प्राय कृषक जनजाति है, खेती करती है, तो भोजन के रूप में ये मक्का का ज्यादा उपयोग करते हैं। मक्का इनका मुख्य भोजन। अगर कोई त्योहार है, कोई प्रतिभोज है, फंक्शन, तो त्योहार और प्रतिभोज में ये चावल का उपयोग करते हैं। इन चावल भी इनके भोजन का अंग है, और चावल को ये चोखा के नाम से जानते हैं। चोखा, जय चावल और जय चोखा,
तो चावल भी खाने काम में लेते हैं। इसके अलावा लापसी भी खाने काम में लेते हैं, लापसी। और महुआ की छाल से, महुआ की छाल से बनी शराब का भी सेवन करते हैं। और महुआ की शराब ये अच्छी मानते हैं, तो महुआ की शराब का भी ये सेवन करते हैं। इसके बाद में वस्त्र की बात करें, यानी कपड़े। देखिए, वस्त्र सभी जनजातियां प्राय कम पहनती हैं, लेकिन इनमें बात करें पुरुषों की, तो पुरुष धोती कमीज पहनते हैं, लंगोट। इसके अलावा सिर पर पोत्या रखते हैं। पोत्या। महिलाएं भी घाघरा, ओढ़नी ये पहनती हैं। और घाघरा जो होता है इनका, वो घुटनों तक होता है, और महिलाओं का घाघरा जो घुटना तक होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो भील जनजाति की महिलाएं जो घुटनों तक घाघरा पहनती हैं, उस घाघरे को क्या कहते हैं? तो जो घाघरा होता है घुटनों तक इन महिलाओं का, उसका नाम वो भी अपने को याद रखना है, कच्छाबू कहलाता है। तो कच्छाबू भील जनजाति की महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा है। इसके अलावा पुरुष जो हैं तंग धोती पहनते हैं, और तंग धोती को, यानी पुरुषों की जो तंग धोती होती है, तंग छोटी धोती, और तंग धोती को देपाड़ा कहते हैं। तो देपाड़ा को भी याद रखना है और कच्छाबू को भी याद रखना है। तो ये इनके वस्त्र हैं। उसके बाद में बात करें इनके मकान की, घर की क्या कंडीशन होती है। देखिए, मकान प्राय लकड़ी के, पत्थर के, घास फूस से झोंपड़े भी बनाते हैं, और मकान बिखरे हुए मिलते हैं, एकांकी। घरों का जो समूह है उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे एक सिंगल घर है, एक सिंगल घर को एक टापरा भी बोलते हैं। टापरा भीलों का एक मकान टापरा कहलाता है। अगर कई टापरे मिल जाए, यानी घरों का जो समूह है, घरों के समूह को, जैसे 5 या 10 घर होते हैं, उनको कू कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, भीलों के घरों को क्या कहते हैं? तो भीलों के घरों के समूह को कू कहा जाता है।
ये कू इन मकान के जब और बड़े हो जाए, गांव बन जाए, और जो छोटा गांव उसको फला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फला। छोटा गांव फला कहलाता है, और बड़े गांव को पाल बोलते हैं। ये भी याद रखना। फला छोटा गांव भीलों का, और पाल बड़ा गांव भीलों का। इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। एक घर टापरा कहलाता है, 5, 7, 10 घर हैं, कू कहलाएंगे, घरों का समूह है। छोटा गांव फला कहलाएगा, बड़ा गांव पाल कहलाएगा। इसके बाद में इनके औजार की हम बात करें कि इनके औजार कैसे होते हैं। औजार और यंत्र उपकरण। देखिए, धनुष बाण, तलवार, धनुष और तलवार, धनुष और तलवार, ये इनके मुख्य औजार हैं। बाण की मैं बात करूं तो बाण 2 प्रकार के होते हैं भीलों के, जिसमें पहला होता है हरियो बाण। बाण के प्रकार हैं। पहला हरियो बाण और दूसरा रोबादो। रोबादो और हरियो, ये भीलों के बाण के प्रकार हैं। शिकार के रूप में इनका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में पक्षियों को पकड़ने के लिए विशेष ये प्रक्रिया काम में लेते हैं। एक फंदा जिसका उपयोग करते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए। तो पक्षियों को पकड़ने के लिए जिस फंदे का उपयोग किया जाता है, उस फंदे का नाम है फटकिया। फटकिया एक फंदा है, और फंदा जैसे रस्सी होती है, और उस फंदे के माध्यम से जिस प्रकार जाल होता है, नेट, इस फटकिया में पक्षियों को फंसा लेते हैं और फिर उनको मार के खा लेते हैं। तो ये इनका औजार है। इसके अलावा बर्तन के रूप में मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग करते हैं, और आटा पीसने के लिए इनकी आटा चक्की भी पत्थर की बनी होती है। तो ये थे औजार और बर्तन। इसके बाद में सामाजिक स्वरूप की बात करें। सामाजिक स्वरूप, सोशल कंडीशन के हिसाब से अन्य जनजातियों से ठीक एक तरह से विकसित जनजाति है, और भील पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी पिता को प्रधान मानते हैं, मुख्य मानते हैं, और कबीलों में रहते हैं, कुलों में रह करके ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। अब इनमें विवाह की जो रस्में हैं, और विशेष तौर से अलग अलग विवाह देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे सेवा विवाह, हरण विवाह। इसके अलावा
विनिमय, देवर विवाह, बहुपत्नी विवाह, ये बहुत सारे विवाह की जो रस्में हैं, विवाह के जो अलग अलग प्रकार अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। मेन चीज इसमें क्या रहती है, भीलों में एक दापा प्रथा होती है। दापा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, दापा क्या है, भीलों में दापा क्या है, या दापा से आप क्या समझते हैं। देखिए, दापा के तहत वर पक्ष को वधु पक्ष वाले को यानी कन्या का मूल्य देना पड़ता है। कन्या का मूल्य देना पड़ता है या चुकाना पड़ता है, ये दापा कहलाता है। क्योंकि जब वर पक्ष वधु पक्ष के घर जाता है प्रस्ताव लेकर के, तो उस प्रस्ताव में कन्या का मूल्य निर्धारित होता है, और जो कन्या का मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की ओर से, वो प्रक्रिया वो दापा कहलाता है। इस रूप में ये दापा जो प्रथा है, भीलों की महत्वपूर्ण प्रथा है। इसके अलावा कई और बहुत सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें गोल गाधेड़ो, ये गोल गाधेड़ो क्या होता है, ये भी एक विवाह का ही प्रकार है। गोल गाधेड़ो प्रथा में कोई युवक शूरवीरता एवं साहस का कार्य दिखलाता है। यानी कोई युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाता है, और जब शूरवीरता और साहस को देखते हुए जब शादी होती है उनकी, तो वो शादी गोल गाधेड़ो कहलाती है। इसका मतलब उसका साहस और हिम्मत को देखकर उसकी शादी होती है, और वो युवक युवती चुन सकता है, उसको छूट रहती है। इसके अलावा सामाजिक रीति रिवाज की बात करें तो ये प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, कृषि यंत्रों को भी पूजते हैं, और इसके अलावा नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग को पूजते हैं, नाग देवता की पूजा। अंधविश्वासी होते हैं, जादू टोना, जंतर मंतर, इनमें ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये थी भील जनजाति से जुड़ी हुई कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं। अब हम बात करें कि भील जनजाति है, भील जनजाति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसको मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। जैसे कृषि में हमने बात की थी कि चिमाता, दजिया, इसके बाद में टोटम,
इसके बाद में बात करें फला, बात करें पाल, बात करें फायरे, फायरे, गमेती, और बोलावा। इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में और पहाड़ों के ऊपरी भागों में जो स्थानांतरित कर सीखी जाती है वो करसी कहलाती है, चिमाता। और मैदानी भागों में जो स्थानांतरित कर सीखी जाती है वो कहलाती है दजिया। टोटम भीलों की गोत्र होती है, गोत्र। फला की बात करें तो छोटा गांव होता है फला। पाल की बात करें बड़ा गांव होता है। और फायरे, फायरे एक रणघोष है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया फायरे, फायरे क्या, कि भीलों पर जब कोई अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो अपने समुदाय के लोगों को पुकारने के लिए ये ऊंची आवाज देते हैं फायरे, फायरे के रूप में। एक संदेश है, तो फायरे, फायरे कह के पुकारते हैं। इसके अलावा एक पाखरिया भील भी होता है, पाखरिया भील। पाखरिया भील और भीलों में पाखरिया भील का बड़ा महत्व है। देखिए, जब दो भील समुदाय में आपस में लड़ाई होती है और अपने दुश्मन के मुखिया के घोड़े को जब छीन लेता है और उस घोड़े पर सवार भील को मार देता है, तो ऐसा भील पाखरिया भील कहलाता है। और उस भील को पुरस्कृत किया जाता है इनाम राशि के रूप में। इनके जो गमेती होते हैं, गांव के मुखिया, उसको पुरस्कार देते हैं। इसके बाद में गमेती, तो गमेती भील जाति के समस्त गांवों का जो मुखिया होता है वो मुखिया गमेती कहलाता है। और उसके बाद में लास्ट में है बोलावा। देखिए, भील जनजाति में मार्गदर्शक की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले को बोलावा कहा जाता है। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई थी भील जनजाति के संदर्भ में। आज हम इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।